इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। और आज कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं हम दोनों, यानी कि मैं सीमा सती और मेरे साथ हैं रजनीश। और बहुत स्वागत है आपका और नमस्कार स्वीकार कीजिए आज के कार्यक्रम में। और जैसे कि रजनीश हर बार की तरह एक विषय होगा और आज अगर हम विषय की बात करते हैं, आज हम कुछ ऐसी सब्जियों की बात करेंगे जो हर घर में लगभग रोज ही इस्तेमाल होती है। बिल्कुल सही कहा सीमा। और देखिए कि सब्जियां एक संतुलित आहार के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए कि हमारे किसान भाई बहन सब्जियों की उन्नत खेती कैसे करें, उसमें क्या क्या ज़रूरी है, ये सब भी उनको समय समय पर ये जानकारी होनी चाहिए। और विशेषज्ञ अगर उस बात को बताते हैं तो उसका प्रभाव भी अच्छा रहता है और सही दिशा में हम बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और हम किस तरह से अपनी फसलों की उन्नत खेती कर सकते हैं, किस तरह से सब्जियों की उन्नत खेती कर सकते हैं, इसकी जानकारी हमें समय समय पे मिलती रहनी चाहिए। और इसीलिए हम कार्यक्रम लेकर हाजिर हो जाते हैं आपके साथ। तो आज कुछ विषय हमारा ऐसा ही है, टमाटर, बैंगन और मिर्च की उन्नत खेती आप किस तरह से कर सकते हैं, ये आज जानकारी मिलेगी। तो आज इस जानकारी में देखिए, जो जैसे कि बात किया, टमाटर, बैंगन और मिर्च, ये जो विटामिन होते हैं हमारे आहार में, उसके लिहाज से भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही साथ हमें कहते हैं ना कि संतुलित आहार के लिए सब्जियों का सेवन ज़रूर करना चाहिए। और जब हम सब्जियों का सेवन करते हैं तभी हम सही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो आज इसी विषय पे चर्चा के लिए डॉक्टर भोपाल सिंह तोमर, जो कि अध्यक्ष शाकीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से, आइए सुनते हैं उनके साथ ये बातचीत। और बातचीत कर रहे हैं शिवनंदन लाल। किसान भाइयों नमस्कार। अब जब हम सब्जी फसलों की बात करते हैं तो उसमें टमाटर है, बैंगन है, उसकी तो महत्ता बढ़ जाती है। और साथ साथ अगर चाहे हरी मिर्च की बात करें और चाहे मसाले की बात करें तो मिर्च दोनों रूपों में प्रयोग की जाती है। तो आज हम बात करेंगे टमाटर, बैंगन और मिर्च की, किस तरीके से उन्नत खेती की जाए। इसकी विस्तार से जानकारी के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर भोपाल सिंह तोमर जी को, जो कि अध्यक्ष हैं शाकीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, जैसे गर्मियाँ चल रही हैं और गर्मियों के बाद बरसात आएगी, तो इस बीच जो हमारे किसान भाई हैं सब्जी की खेती करते हैं, किस तरीके से प्लान करें कि खाने वाले को लगातार सब्जियां मिलती रहें और किसान को कुछ उसका लाभ मिलता रहे। निश्चित रूप से सब्जियां हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। स्वस्थ शरीर रखने के लिए हमें प्रतिदिन 300 ग्राम सब्जियां खाने की सिफारिश हमारे पोषण के जो विशेषज्ञ हैं वो करते हैं, ताकि हर एक के जो पोषण तत्वों की आवश्यकता है, उनकी इम्यूनिटी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट और मिनरल्स की जो आवश्यकता है वो उनसे पूर्ति हो जाए। अब बात आती है निरंतर उपलब्धता की। अभी आप देखेंगे कि जो बहुत सारे किसान भाइयों ने गर्मी के मौसम में टमाटर लगाया था, फरवरी में मिर्ची लगाई थी और बैंगन भी लगाया था, लेकिन अब वो लगभग खत्म होने की स्थिति में है। यानी कि अब जो गर्मी की जो फसल थी वो अब खत्म हो रही है। और इसलिए अब समय आ गया है कि हम मिर्ची की और बैंगन की अभी पौधशाला की तैयारी करें, क्योंकि इस बार मानसून भी समय से 1 हफ्ता पहले आ रहा है और उम्मीद करते हैं कि जून के अंत तक मानसून आ जाएगा। तो ये हमारे किसान भाइयों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है, अच्छी बात है कि इस बार हमारा मानसून समय से आ रहा है और सामान्य मानसून की स्थिति रहने की संभावना बताई जा रही है। ऐसे में हमें सबसे पहला काम करना है कि मिर्च और बैंगन की अभी पौध तैयार करने की आवश्यकता है। इसके लिए हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि भाई आप पौधशाला का निर्माण करें और पौधशाला कहाँ बनाएं और क्या क्या सावधानी रखें। पौधशाला का निर्माण उस स्थान पर करें जहां आपके पास पौधशाला में पौधों की मांग के अनुरूप पानी देने की व्यवस्था हो, आपकी पौधशाला होनी चाहिए। दूसरी, जिस स्थान पर आपने पिछले साल पौधशाला बनाई थी उस स्थान पे इस वर्ष पौधशाला ना बनाए, यानी कि स्थान बदलना भी उसके लिए आवश्यक हो जाता है। और ऐसा करने से उनको 2 फायदे होते हैं। एक तो जो मृदा जनित बीमारियां हैं जो संभवतः पिछले साल आई हों या नहीं आई हों, तो इस साल वो बीमारियां ना आए, इसलिए स्थान बदलना आवश्यक हो जाता है। यानी डॉक्टर साहब,
क्रॉप रोटेशन के साथ साथ प्लेस रोटेशन भी करना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर हम निरंतर एक ही स्थान पे बराबर वहीं पे पौधशाला का निर्माण करते हैं तो धीरे धीरे उसमें डंपिंग ऑफ आने लगता है, उसमें बीमारियां, कीड़ों का प्रकोप बढ़ने लगता है, किसान को पौध तैयार करने में ज्यादा परिश्रम और खर्च करना पड़ता है। इसलिए थोड़ा स्थान परिवर्तन करने से इस समस्या से हम कुछ हद तक निपट सकते हैं। अब बात आती है कि भाई पौधशाला का निर्माण कैसे करें। पौधशाला का निर्माण जो करना है वो पौध हमेशा उथली क्यारियों पे बुआई करें, क्योंकि ऐसे में बारिश एक साथ आ जाएगी। अगर हम समतल क्यारी में बिजाई पौध तैयार करेंगे तो किसान को उसमें नुकसान होने की संभावना है। इसलिए उथली क्यारी में पौध की तैयारी करें और उथली क्यारियों का जो आकार है, जिनको हम रेज बेड बोलते हैं, अंग्रेजी में रेज बेड बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में उठी हुई क्यारी या उथली क्यारियां जमीन से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पे पौधशाला का निर्माण करें और बेड की जो चौड़ाई है वो 60 से 75 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और उसके ऊपर उसमें फिर सड़ी हुई गोबर की खाद मिला दें। नीम की खली है उसको भी मिला सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट है। बीज की बिजाई से पहले उसको मिला करके उसका पानी देके पलेवा कर दें और वो 5 से 7 दिन में तैयारी करने के लिए खेत बताऊ आ जाएगा और उसमें फिर उसकी खुदाई करके समतल करके और उसमें रासायनिक उर्वरक डीएपी, एमओपी अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसकी मात्रा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें फिर बिजाई पंक्तियों में करें और लाइन से लाइन का जो फासला रखेंगे, अगर आप बैंगन की पौध तैयार करें तो कम से कम 5 सेंटीमीटर 2 लाइनों के बीच में, और मिर्ची के बीच में भी लगभग इतना ही फासला रखना बेहतर रहेगा। तो ऐसे में बीज की जो गहराई है वो कितनी रहनी चाहिए? बीज की कम से कम 2 से 2.5 सेंटीमीटर की गहराई पे बीज को डालना है और बीज डालने के बाद उसको मिट्टी से या गोबर की छनी हुई खाद से, वर्मी कंपोस्ट के मिट्टी के साथ मिलाकर और उसको कवर भी करना है, क्योंकि गर्मी का मौसम है। इसलिए जो हमारे गेहूं के जो बचा हुआ वो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, धान की पुआल को इस्तेमाल कर सकते हैं, गन्ने की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हमारी जो लुसीनिया स्थानीय रूप से उगाई जाने वाली एक झाड़ीनुमा पौधा होता है उसकी पत्तियों को भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है, ताकि वो किसी तरह से खरपतवार की, और करने के बाद फिर एक पानी उसमें फुहारे से दे दें। पहला पानी फुहारे से दें और दूसरा पानी जब दें वो नालियों के बीच में दें और पानी की मात्रा इतनी रखें कि वो एक बेड के ऊपर से पानी तैरना नहीं चाहिए। अक्सर किसान भाई क्या करते हैं, आलू में देते हैं, जैसे आलू में देते हैं कि आधी ऊंचाई तक दें, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि हमारे किसान भाई उनकी क्यारी की ऊंचाई तक पानी रख दें, ताकि वो सीपेज से नमी अपने आप अंदर तक चली जाएगी और इससे जो है अधिक पानी की मात्रा नहीं होगी। दूसरी बात यहाँ ध्यान रखनी है, गर्मी का मौसम है, चाहे मिर्ची हो, बैगन हो या टमाटर की पौध किसान भाई जो तैयार करते हैं, तो उसमें 2 समस्याएं आने की संभावना रहती है। एक तो डंपिंग ऑफ, आर्द्र गलन रोग, और उस रोग का प्रमुख कारण है गर्मी और ज्यादा आर्द्रता। और अगर पुरानी जब एक पौधशाला बनाई है जहां बार बार आप बना रहे हैं तो उसमें इनोकुलम बिल्टअप होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में हमें वहां पे पहले से ही बीज को उपचारित करके बोना है और बीज उपचार के लिए हमारे किसान भाई आजकल जो बीज हैं वो उपचारित ही मिलते हैं, बाविस्टिन से या कैप्टान से या थीरम से बीज उपचारित होते हैं। अगर नहीं है तो आप उनको उपचारित कर सकते हैं। 2 ग्राम से 2.5 ग्राम दवाई प्रति किलोग्राम बीज की दर से लेकर के उनको ड्राई ड्रेसिंग करें और उसके बाद बिजाई करें, या ट्राइकोडर्मा 5 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे जो किसान भाइयों ने पहले बिजाई की थी या जो गर्मियों की फसल लगाई थी वो किस्में अलग थी और जो इस समय लगाएंगे क्या अलग होंगे या वही किस्में लगाएंगे? गर्मी के मौसम में अगर हम देखें टमाटर और मिर्ची, इनमें विषाणु के रोग ना के बराबर आते हैं, लेकिन बारिश में इन दोनों फसलों में विषाणु के रोग का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। इसलिए जो मिर्च की और टमाटर की किस्में गर्मी के मौसम में सफलतापूर्वक हो जाती हैं, वो सभी किस्में बारिश के मौसम में सफलतापूर्वक नहीं होती। तो यहाँ किसान भाइयों को इस बात का ध्यान रखें कि जब बीज खरीदते समय ये जरूर सुनिश्चित करें, जिस भी स्रोत से लें, कि भाई ये विषाणु रोग के प्रतिरोधी है या नहीं है, या कितनी मात्रा में इसमें विषाणु के रोग आते हैं। टमाटर के अंदर बहुत सारी किस्में विषाणु रोग के प्रतिरोधी विकसित की गई हैं। हमारे संस्थान ने भी टमाटर की पूसा टोमेटो हाइब्रिड 6 एक किस्म विकसित की है, वो विषाणु रोग के प्रतिरोधी है, और बहुत सारी प्राइवेट क्षेत्रीय कंपनियों ने भी इस दिशा में काम किया है। लेकिन मिर्ची के अंदर कोई भी किस्म ऐसी नहीं जिसके अंदर पूर्णतः 100% हम ये कह दें कि इसमें विषाणु का रोग नहीं आता। लेकिन बहुत सारी ऐसी किस्में हैं, संकर किस्में भी हैं, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना की किस्म है, हमारे संस्थान की एक किस्म पूसा सदाबहार पुरानी किस्म है, इनके अंदर विषाणु के रोग कम मात्रा में आते हैं, यानी कि किसान की 100% नुकसान होने से हम बचा सकते हैं, क्योंकि इनमें कुछ पौधों में आ सकता है या देर की अवस्था में आ सकता है, लेकिन कुछ किस्में ऐसी हैं जिसमें विषाणु रोग आने की संभावना ज्यादा रहती। तो उन किस्मों को ना बारिश के लिए इस्तेमाल करें, पौध तैयार करने के लिए, ना उनकी रोपाई करें। ये बात हमें सुनिश्चित करनी होगी जब बीज खरीदते हैं।
जी डॉक्टर साहब, ये तो पौधशाला की बात हो गई, लेकिन पौधशाला में बीज उगने शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद उसकी क्या देखभाल की जा सकती है? उसमें 2-3 बातें ध्यान रखने की। ऐसे तो हमारे जो किसान निरंतर सब्जी उगाते हैं वो उसमें दक्ष होते हैं, परंतु मैं फिर भी बताना चाहता हूं कि गर्मी का मौसम में डंपिंग ऑफ आने की जो संभावना, आर्द्रगलन, वो ना आए उसके लिए पहला पानी दिया और दूसरा पानी जो अपने क्यारियों में दिया, तीसरा जो पानी दें या दूसरे पानी में उसमें फुहारे से घोल बना ले 22 टीन का, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना ले ड्रम में और फुहारे से अच्छी प्रकार से उसे गीला कर दें ताकि आर्द्रगलन आने की संभावना को पूरी तरह से नकारा जा सके। बीज उपचार के अलावा ये करना बहुत आवश्यक है। दूसरा जो है, उसमें एक कीड़ा आता है, सुरंग बनाता है, उसे टनल बोरर बोलते हैं। पौधशाला की जो क्यारी होती है उनमें भुरभुरी मिट्टी कर देता है और पौधों की जड़ों के नीचे को भी जाता है। तो उससे क्या है, जहाँ पौधे की जड़ को मिट्टी और हवा का संपर्क हो गया वहां पे पौधे मर जाते हैं या पौधों को उलट देता है। तो टनल बोरर से बचाव करना बहुत जरूरी है। गर्मी और बारिश के मौसम जब हम पौध तैयार करते हैं, चाहे पत्ता गोभी करें, फूल गोभी की, बैंगन की, टमाटर मिर्च की करें, ये टनल बोरर एक हमारे किसानों के लिए समस्या है। उसका निदान ये है कि मिथाइल डस्ट आती है एक, मिथाइल डस्ट को अगर हम उसमें बुरक दें, बुआई के समय मिला दें उसमें, तो टनल बोरर को हम बहुत हद तक नियंत्रित कर सकते। टनल बोरर के कारण जो नुकसान होता है उससे भी हम बचाव कर सकते हैं। और फिर 1 से 2 बार उसमें गुड़ाई करनी है, खरपतवार निकालना है। और अभी वातावरण में आर्द्रता और तापक्रम की जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है, इसमें मैं उम्मीद करता हूं कि बुआई के 28 से 30 दिन के अंदर पौध रोपाई के लिए निश्चित रूप से तैयार हो जाएगी। जैसे आपने बताया कि पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी, जब हमारे किसान भाई पौध दूसरे खेत में रोपेंगे तो उस समय क्या सावधानी रखें? बिल्कुल, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि बारिश का मौसम है तो ऐसे खेतों की चयन करें किसान भाई जिसमें जल निकास की समुचित व्यवस्था है, यानी कि अधिक वर्षा की स्थिति में खेत में पानी नहीं रुकना चाहिए। यानी कि किसान भाई उसमें ड्रेनेज की व्यवस्था करें, अगर बारिश हो जाए तो पानी निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए। पहली तो एक ही बात है। डॉक्टर साहब, या तो ऊंचाई वाले खेत हों वहां करें, निश्चित या रूप थोड़ा से ढालदार हो, ढालदार हो जहां मतलब पानी निकल सकता है। या तो ऊंचे में अधिकतम सब्जियां खड़े पानी को सहन करने की क्षमता नहीं रखती, चाहे मिर्ची हो, टमाटर हो, बैगन हो या अन्य कोई भी फसल हो। तो इसलिए ऊंचाई वाले खेत, जल निकास की खेत, अभी मौका है किसान के पास। अगर खेत खाली है उसकी गहरी जुताई करें, 2 बार उसकी जुताई करें, उसका सूरज की गर्मी से उसका जो है विकिरण के माध्यम से उसका उपचार करें, सौरीकरण करें, तो उससे खरपतवार, कीड़े, बीमारियों की जो रोगजनक हैं उनकी संख्या में कमी आ जाएगी। अगर किसान भाई निरंतर अपने खेत में, मैं कहता हूं हर फसल के साथ तो किसान के पास भी संभव नहीं है क्योंकि इतने पशु नहीं होते कि वो इतनी मात्रा में गोबर की खाद हर फसल की बुआई से पहले इस्तेमाल करें, लेकिन साल में एक बार, क्योंकि अधिकतर किसान आजकल सघन खेती करते हैं, 2 से 3 फसल लेते हैं, तो हर एक फसल में तो गोबर की खाद डालना किसान के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन साल में एक बार खेत में 15 से 20 गाड़ी गोबर की खाद जरूर डालनी चाहिए। ऐसा करने से हमारी जमीन की जो उर्वरा शक्ति है उसमें वृद्धि होती है और उसके साथ साथ हमारे जो सूक्ष्म जीवी हैं, जो जमीन में रहने वाले माइक्रोब्स हैं, जो हमारे लाभकारी हैं, तो उसको भी संख्या में वृद्धि होती है और जल धारण क्षमता अच्छी होती है, फसल की वृद्धि होती है। और जो हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास वाले उर्वरक इस्तेमाल कर उनकी उपयोग क्षमता को भी कार्बनिक तत्व की उपलब्धता बेहतर करती है, बढ़ाती है। तो हमारे लिए 3 तरह के फायदे, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या दूसरी जो कंपोस्ट खाद है इस्तेमाल करें तो हमारे किसान भाई उसमें ये फायदे उठा सकते हैं कि जल धारण क्षमता में विकास होगा। जो पोषक तत्व आप इस्तेमाल करेंगे उनकी उपयोगिता बढ़ेगी, जल धारण क्षमता बढ़ेगी तो आपकी जल की उपयोगिता बढ़ेगी और फसल का बेहतर वृद्धि और विकास होगा। जी डॉक्टर साहब, रोपाई के कितने दिनों बाद फसल तुड़ाई के लिए लगभग तैयार हो जाएगी? अब जैसे ही हमने बताया कि 28 से 30 दिन में पौध तैयार हो जाएगी, फिर किसान भाई उसको पंक्तियों में रोपाई करें। रोपाई भी मेड़ों पे करें क्योंकि समतल क्यारियों में ना करें, क्योंकि जल भराव की स्थिति से हमें हर हालत में बचना है, क्योंकि ये कोई भी फसल उसको सहन नहीं करेगी। तो आपने जैसे रोपाई कर दी, रोपाई के बाद अगर हम बैंगन की बात करते हैं तो 40 से 42 के दिन के बाद बैंगन पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो सकता है और मिर्ची लगभग 60 से 65 दिन में पहली तुड़ाई के लिए रोपाई के बाद तैयार हो जाती है और कुछ संकर किस्में 50 दिन के बाद भी तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती हैं। तो वो किस्म विशेष के ऊपर निर्भर करेगा कि बुआई के कितने दिन बाद पहली तुड़ाई हो जाएगी। डॉक्टर साहब, 29 मई 2025 से 12 जून 2025 तक कृषि मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और जो कृषि संस्थान हैं उनके वैज्ञानिकों द्वारा मिलकर के एक विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे वैज्ञानिक गांव-गांव जाकर के किसान भाइयों को जानकारी दे रहे हैं, किसान उनसे सवाल पूछ रहे हैं और वैज्ञानिक उनका जवाब दे रहे हैं। तो इसका क्या फायदा मिल रहा है?
निश्चित रूप से विकसित कृषि संकल्प अभियान किसानों के लिए बहुत फायदेमंद महसूस किया जा रहा है, क्योंकि जब हम किसानों के साथ संवाद कर रहे हैं, उनको हमने उन्नत किस्मों के बारे में बताया, उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों के बारे में, उनके वैल्यू एडिशन के बारे में हमारे किसान भाई जानकारी दे रहे हैं, और क्षेत्र विशेष के अनुरूप टीमों का निर्माण किया गया ताकि जहां जिस प्रकार की समस्याएं किसानों की, उसी तरह से हमने उनको जानकारी देने का प्रयास किया। और हमने ये भी बताया कि किसान भाई अपनी खेती की लागत कैसे कम करें। लागत कम करने के लिए पहला होता है कि वे मिट्टी की जांच कराएं, पानी की जांच कराएं और जमीन में कार्बनिक तत्व की वृद्धि करें। कैसे कर सकते हैं, इन सब के बारे में बताया गया। और अपनी मृदा की जांच कहाँ करा सकते हैं वो भी बताया गया। फिर उनकी जो समस्याएं किसानों की, उनको सुना गया। उनको हमारे वैज्ञानिकों ने उसी संवाद के माध्यम से उनको बताने का प्रयास किया ताकि उनकी समस्याएं उनके गांव के स्तर पे ही समाधान मिल जाए। और इसके साथ साथ हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो क्षेत्र विशेष के अनुरूप उन्होंने जो उनको जानकारी देने का प्रयास किया है। और इस सब का उद्देश्य ये रहा है कि किस तरह से किसान की खेती की उत्पादकता बढ़े, कम क्षेत्रफल से अधिक उत्पादन ले पाए, लागत में कमी लाई जा सके और गुणवत्ता का उत्पाद पैदा किया जा सके। साथ ही साथ हमारे वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक खेती, कार्बनिक खेती, इसके बारे में भी जानकारी दी। मैं खुद स्वयं खरखोदा ब्लॉक में गया, मेरठ में सरधना ब्लॉक में मुझे जाने का मौका मिला 3-3 गांव में, और मैंने देखा कि वहां के किसानों को हमने जो जानकारी दी, मुझे आशा और विश्वास है कि उनको जो हमारे वैज्ञानिक और हमने जो जानकारी दी वो निश्चित रूप से उनके लिए फायदे का है। जो सरकार का ये कार्यक्रम है, ये मुझे लगता है एक सकारात्मक पहल है ताकि किसान की खेत की उत्पादकता बढ़े, गुणवत्ता बढ़े और उसकी लागत में कमी आए, हमारा किसान समृद्ध बने, तो हमारा देश निश्चित रूप से समृद्धि की ओर अग्रसर होगा। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरीके से टमाटर, बैंगन और मिर्च की उन्नत खेती कर सकते हैं। अगर किसान भाइयों आप उन्नत किस्मों का चयन करते हैं और उन्नत तरीके से पौधशाला तैयार करके रोपाई करेंगे और समय समय पर अपनी फसल की देखभाल करेंगे तो निश्चित तौर पे आप इन फसलों से अच्छा उत्पादन लेकर के लाभ कमा सकते हैं। डॉक्टर भोपाल सिंह तोमर जी कार्यक्रम में आए और बहुत अच्छी जानकारी दी। निश्चित तौर पे किसान भाई इसका लाभ उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे ये बहुत ही अच्छी वार्ता जो कि डॉक्टर भोपाल सिंह तोमर और जो कि अध्यक्ष थे भाषा के विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में, और साथ बात कर रहे थे शिवनंदन लाल जी। तो आज आपने सुना टमाटर, बैंगन और मिर्च की उन्नत खेती किस प्रकार से की जाए और किस तरह से ज्यादा आप लाभ ले सकते हैं ये खेती करके। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। 29 मई से 12 जून तक चलेगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये एक ऐसा अभियान है जिसमें कृषि वैज्ञानिक चलकर खुद आपके पास आएंगे, आपके गांव आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी खेती और बागवानी की जरूरतों को समझेंगे और आपकी जरूरत के हिसाब से आपको समाधान भी बताएंगे। आप उनसे पूछ सकते हैं कैसे आपकी फसल अच्छी हो, उत्पादन कैसे बढ़े, लागत कैसे घटे, कौन सी नई तकनीकी अपनाएं, कीटों और रोगों से कैसे अपनी फसल को बचाएं। लेकिन यह अभियान केवल जानकारी नहीं है, समाधान लेकर आया है। तो भाइयों और बहनों, इस अभियान से जुड़िए, सवाल पूछिए, समाधान पाइए, उत्पादन बढ़ाइए, उत्पादन की लागत घटाइए और मिलकर बढ़ाइए विकसित खेती की ओर मजबूत कदम। क्योंकि जब खेती विकसित होगी तभी साकार होगा विकसित भारत का सपना। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान।
जी हाँ, और जैसे कि आप जानते हैं कि 29 मई से 12 जून तक विकसित भारत संकल्प अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है और पूरे देश भर में शुरू की गई ये एक पहल है जिसका उद्देश्य है देश के विकास में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें देश के विकास में योगदान करने के लिए और अधिक प्रेरित करना। बिल्कुल सही। और देखिए, इस अभियान में 700 से अधिक जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें 65,000 से अधिक गांव हैं और लगभग ऐसा माना जा रहा है, जैसा कि अभी इस अभियान का जो सफलता है कि इसमें 1 करोड़ से अधिक किसान सीधे तौर से जुड़ेंगे। जैसे अभी माननीय कृषि मंत्री जी भी कह रहे थे कि हमें समाधान जैसे ही मिलेगा तो उससे ही उत्पादन बढ़ेगा, और इसमें केवल जानकारी ही नहीं बल्कि समाधान की भी बात की जा रही है। जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो सीधा खेत खलिहान में जाकर जो हमारे किसानों से बात कर रहे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको समझ रहे हैं और उनकी वहीं पर जैसे कहते हैं ना कि ग्राउंड जीरो पे जाकर समस्याओं को समझकर उसका समाधान दे रहे हैं और देने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और रजेश, इसी के तहत अगर हम बात करते हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत गांव समकोला बुलंदशहर से कृषि नवाचारों का लैब से लेकर खेत तक, इस पर बातचीत कर रहे हैं। ये रेडियो रिपोर्ट सुनते हैं और ये बातचीत है अमित तेवतिया की आवाज में। कृषि संकल्प अभियान 2025 के तहत उत्तर प्रदेश जनपद बुलंदशहर गांव समकोला में उपस्थित हुए, जहां हमारी बातचीत हुई चांदनी गहलोत से। आप कृषि तकनीक सहायक हैं बुलंदशहर में, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मैं चांदनी गहलोत, कृषि विभाग से बुलंदशहर से। मेरा ब्लॉक पड़ता है गुलावटी कोला गांव में। हम विकसित कृषि संकल्प अभियान चला रहे हैं। यहाँ पे ICR की पूरी टीम, पूसा से साइंटिस्ट और हमारे बुलंदशहर KVK से सभी वैज्ञानिक यहाँ पे आए हुए हैं, जो यहाँ पे किसानों के लिए जितनी भी सुविधाएं हैं, उनको कीट की प्रॉब्लम होती है, बीमारियों की प्रॉब्लम है फसलों में, वो उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और जितनी भी अच्छी फसलें आती हैं, उन्नत किस्म की जितनी भी मतलब की वैरायटी आती हैं, वो हमारे यहाँ पे हर गोदाम पे आपको मिलती है। और उच्च मतलब कि ये नहीं है कि मार्केट से आप लेंगे तो बहुत महंगे रेट पे मिलती हैं। यहाँ पे आपको सब्सिडी के तौर पे मतलब की मिलती हैं, आधे रेट पे आपको अच्छी उन्नत किस्में मिल जाती हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ पे गुलावटी ब्लॉक पे ही धान की काफ़ी वैरायटी आई हुई है। 1847 है, 1692 है, 1718 है, ये काफ़ी वैरायटी हमारे यहाँ पे आई हुई हैं। इनको किसान ने, और ये सबसे अच्छी बात है, इस बार इसके रेट केवल 38 रुपये किलो हैं। गोदाम के बराबर में ही हमारी रक्षा इकाई है, कृषि रक्षा इकाई, जहाँ पे किसान जितनी भी मतलब की दवाइयाँ हैं कीट की, बीमारियों की ले सकता है। जैसे कि आजकल हम कहते हैं कि किसान जैविक खेती पे आए, तो जैविक खेती के लिए सबसे अच्छा है कि वो ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेशियाना, वो मतलब के उपयोग में ले। वो हमारे यहाँ पे 75% की छूट पे है जो किसानों को उपलब्ध होगी। तो विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 इस समय चल रहा है। देश के वैज्ञानिक बेटे जहां एक और अनुसंधान कर रहे हैं, वहीं उन अनुसंधानों को पहुंचा रहे हैं गांव-गांव जाकर के अभियान के तहत किसानों तक। और इसी के चलते आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के गांव समकोला में। आइए आपको जानकारी दिलवाते हैं। यहाँ राकेश कुमार उपस्थित हैं, जो कि गांव के प्रधान भी हैं, प्रथम नागरिक हैं इस ग्राम पंचायत के, और प्रगतिशील किसान भी हैं। तो राकेश कुमार जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी, सबसे पहले धन्यवाद करूंगा साहब कि विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के लिए जो गांव में पहुंचकर सभी जो कृषि अधिकारी हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो भी हमारे कृषक भाई हैं, सबसे रूबरू हो रहे हैं आमने सामने। तो बहुत ही अच्छा भारत जो सरकार है उसका बहुत ही अच्छा ये अभियान है और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अच्छा लग रहा है कि कोई भी किसान है वो अपने सामने जो बेहतर वैज्ञानिक हैं उनसे अपनी समस्याओं का निदान अपने मौके पर ही घर पर ही पा रहे हैं। जैसे कि अब धान का सीजन चल रहा है, तो पहली बार अब हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी समय से कुछ बदलाव तो आ रहे हैं। इस बार हमें समय से बीज मिल रहा है, जो कि पूसा संस्थान से रिसर्च है और फाउंडेशन बीज भी है। और मैं खुद भी गया हूँ कृषि जो हमारा यहाँ पे भंडार गृह है, तो वहाँ पे दवाइयों की सब चीज़ों की उपलब्धता इस समय पूरी है। किसान ये चाहते हैं कि उन्हें समय से बीज उपलब्ध हो जाए, जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ वगैरह उन्हें समय से आ जाए और एक सब्सिडी उनके खाते में मौके पर समय से पहुँच जाए। तो अधिकतर कैसी समस्याएं सामने आ रही हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन है, एक और गर्मी की बात करें या कीटों की बात करें, खरपतवार नाशी है, इसमें क्या कुछ वैज्ञानिक बता रहे हैं? ये तो है सब कि जो किसान है देख रहा है कि मतलब जो हमारी खेती में कोई भी ऐसी खेती नहीं बची है कि जो दवाइयों पे निर्भर ना हो। आज हम पौध डालने हैं या कोई गन्ना लगाते हैं तो पौध डालने से शुरुआत से ही उसमें दवाइयों की जरूरत पड़ गई है। और दूसरा ये है कि ऐसे बीज विकसित हों कि मतलब जो कम दवाई कम सिंचाई, कि वाटर लेवल भी बहुत नीचे जा रहा है, तो पॉल्यूशन भी मतलब हम पर्यावरण के अनुरूप भी कार्य कर सकें, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो उसमें ही हम चाहेंगे कि वैज्ञानिक हमारे इस बारे में ज़्यादा हमें
बता पाऊँ। और भी हमारे जो किसान भाई हैं उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे, इसी क्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो पवन कुमार जी हैं, गांव समकोला से ही प्रगतिशील किसान है, आइए जानते हैं इनसे इन्हीं के विषय में। नमस्कार जी, मेरा नाम पवन कुमार है, मैं समकोला का रहने वाला हूँ। मेरे पास 2.5 एकड़ ज़मीन है और इस टाइम मैं अभी नर्सरी की तैयारी कर रहा हूँ धान की। तो हमारी मौखिक ज़्यादा समस्या तो यही रहती है कि फसलों में जो कीट आते हैं, दवाइयाँ लगाने के बावजूद भी हमारी फसल ख़राब हो जाती हैं। अच्छी फसल के लिए हमें अच्छे कीटनाशक की आवश्यकता है, जो कि अभी साइंटिस्ट आए हुए हैं वो हमें बता रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या रिजल्ट आएगा। धान का जो बीज है वो हमें समय से मिल गया है। जो भी यहाँ पे हम सब किसान लोग आए हैं तो वैज्ञानिक से जो हम बात कर रहे हैं, वैज्ञानिक हमें सारी बातें समझा रहे हैं और उसका हम लाभ लेंगे पूरा। ये बहुत अच्छा लग रहा है कि वो हमें समझा रहे हैं कि वो मिट्टियों में जांच की गई है, हमारे खेतों से मिट्टी ली गई है, चीज़ के लिए हमें बताया कि ये डालना है नहीं डालना है, वो सारी बातें हमें जानकारी मिल रही है। तो इसके लिए तो हमें बहुत आभारी है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे, जितना अच्छा वो हमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं मिट्टी की जाँच करके। तो मित्रों, इसी क्रम में एक और किसान भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए बात करते हैं इनसे इन्हीं के विषय में। मेरा नाम प्रवीण कुमार है, मैं ग्राम समकोला का रहने वाला हूँ जी। यहाँ पे वैज्ञानिक अपनी समस्याओं के बारे में बताने आए किसानों के लिए कि क्या कमी के कारण फसल में रोग लगता है, क्या दवाइयाँ लगाएं, ये जानकारी दे रहे हैं। और इसके लिए बीज खाद समय से मिल रहा है। उन्होंने बताया है कि धान या गन्ने में दवाइयाँ इस प्रकार से लगाएं। तो मित्रों, इसी क्रम में हम मानते हैं कि भारत विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 जब देश के वैज्ञानिक किसानों तक पहुंच रहे हैं, किसानों की समस्याओं का समाधान दे रहे हैं, तो इससे बेहतर और क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी सी रेडियो रिपोर्ट सुनी और इसका विषय था विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत गांव समकोला बुलंदशहर से ये रिपोर्ट, रेडियो रिपोर्ट कृषि नवाचारों का लैब से खेत तक किस तरह से लाया जा सकता है। और बातचीत कर रहे थे अमित तेवतिया। वैसे रजनीश, जो ये अभियान चल रहा है, इस अभियान का जो उद्देश्य है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक तरीके से लोगों को इसके प्रति जागरूक करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नागरिकों को जागरूक होंगे तभी वो अपनी जिम्मेदारियों के बारे में जान पाएंगे, अपनी भागीदारी को बढ़ाएंगे और अपने देश के विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। बिल्कुल सही कहा सीमा। और देखिए, इसलिए ये विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया गया है ताकि जितने भी हितधारक हैं सभी को एक साथ एक मंच पर लाकर उन्हें आपस में जोड़ा जा सके, चाहे वो हमारे किसान भाई बहन हो, कृषि वैज्ञानिक हो या आम लोग हो, तो सब लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। और इसी उद्देश्य को पूरा करते हुए विकसित कृषि संकल्प अभियान आगे बढ़ रहा है। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। जैसे कि रजनीश, आप देख ही पा रहे हो कि आसमान इस वक्त आग बरसा रहा है। तो भाई अपना ध्यान रखिए और खूब पानी पीजिए। बिल्कुल, खूब पानी पीजिए और घर से बाहर निकलते वक्त अपने साथ छतरी, चश्मा, टोपी और साथ साथ पानी की बॉटल्स रखिए। और पूरी कोशिश कीजिए कि आप दिन के वक्त घर से बाहर नहीं निकले। लेकिन हमें दिन के वक्त अब घर से क्या, स्टूडियो से बाहर निकलना होगा रजनीश, है ना? तो इसी के साथ कार्यक्रम से लेते हैं इजाजत। मैं सीमा सती और मुझे रजनीश को अनुमति दीजिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।